नमस्कार और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ कविता जैन और राजेश पालवे पिछले शो से बने हुए हैं। निर्मल बैंक से विकास सालुंके और पाईपैसा.com के रुचित जैन भी अपने फ्रेश ट्रेड्स के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के CEO आशीष सोमैया से मार्केट आउटलुक पर करेंगे बातचीत, और क्योंकि आज मंगलवार है तो केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट के टेक्निकल सेटअप पर बात करने के लिए। एक बार ज़रा मार्केट पर नज़र डालते हैं और मार्केट एकदम जैसे कहते हैं कोमाटोज, मूव करने को तैयार नहीं है। चार्ट लेकर आइए निफ्टी का ज़रा एक बार, और ये देखिए डे हाई और डे लो देखिए। आज का 24,300 का लो है, 24,360 का हाई है, 24,320 पर हम हैं। बेसिकली मार्केट एक छोटे से बैंड में, बहुत छोटे से बैंड में ऑसिलेट कर रहा है इस समय। आज की दिक्कत HDFC बैंक करीब 2.5% नीचे। कुछ लोग कहेंगे न्यूज़ तो पॉजिटिव थी, फिर क्यों गिरा? ठीक है, न्यूज़ हाफ पॉजिटिव थी, हाफ नेगेटिव थी, प्लस पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, इसके लिए HDFC बैंक पर एक उसका इम्पैक्ट आया। करीब 2.5% इस समय स्टॉक नीचे। उसके अलावा क्रूड के बढ़ने का इम्पैक्ट BPCL जैसे स्टॉक पर, LTI माइंट्री जो शायद इंडेक्स से बाहर होगा वहाँ पर भी थोड़ा सा नेगेटिविटी है। इन्फोसिस में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं उसमें हीरो मोटोकॉर्प, ये सुबह सुबह गावस्कर की टॉप पिक भी थी, 1.5% ऊपर नंबर से जस्ट पहले। अच्छा खासा मोमेंटम इनफैक्ट इस समय आ रहा है स्टॉक में। अपोलो हॉस्पिटल्स करीब 1% ऊपर, HCL टेक, एक्सिस बैंक, L&T, ये कुछ स्टॉक्स। F&O में आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे आरती इंडस्ट्रीज़ करीब अब 13-13.5% नीचे, और उसने ड्रैग किया अपने साथ साथ बाकी के जो केमिकल स्टॉक्स हैं उनको भी। चलिए लिस्टिंग की भी तैयारी हो रही है, लिस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। यूनिकॉमर्स ई-सॉल्यूशंस की जो लिस्टिंग होने वाली है, प्री ओपन में शानदार गेंस के साथ सेटल हुआ था, और अब देखिए ये इस समय एक ब्रेनबीज और एक यूनिक कॉमर्स दोनों की लिस्टिंग हो रही है। ब्रेनबीज वो जो फर्स्ट क्राई नाम से जो कंपनी चलती है, 48% के प्रीमियम के साथ ये लिस्ट हो रही है, लेकिन असली तहलका मचाया यूनिक कॉमर्स ने। 130%, 248 का प्राइस। बीरो, ये तो नेक्स्ट लेवल हो गया मेरे ख्याल से। अब तक की सबसे बम्पर लिस्टिंग्स में से एक मानी जाएगी ये। बिल्कुल अनुज, मेरे ख्याल से हाँ यूनिकॉमर्स मैं इनकी मैनेजमेंट से मुखातिब हुआ था अनुज, और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से ई-कॉमर्स का चलन है, आप और मैं अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट जिस तरीके से पार्सल्स मंगाते हैं, ऑर्डर करते हैं, हर पे इनका एक टोकन होता है, तो मुझे अच्छी लगी थी कंपनी। बहरहाल लिस्टिंग बहुत अच्छी है। तो अनुज क्या लिस्टिंग गेन लेना चाहिए यहाँ पे? निकल जाए एक बार लिस्टिंग गेन। अगर इतनी बड़ी लॉटरी लग जाए तो हमेशा ले लेना चाहिए। उसके बाद मतलब लिस्टिंग में अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो वाई नॉट। लेकिन ये ना इनमें ऐसी कंपनियों में ना मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि लिस्टिंग के बाद के ना 2-3 क्वार्टर के नंबर्स और देख लीजिए, अगर आप उसके बाद इनको रखना चाहते हैं तो। क्योंकि कुछ लोग सेल कर देते हैं लिस्टिंग पे, कुछ लोग रखते हैं, और रखने का भी लॉजिक होता है। रखने का लॉजिक ये होता है कि अगर एक स्टॉक जहाँ पर लोग 100% प्रीमियम देकर भी खरीद रहे हैं तो कुछ तो वहाँ पर अच्छा होगा। वो बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन उसके बाद 2-3 क्वार्टर के नंबर्स देखिए ठीक ठाक है या नहीं है। लेकिन ये लिस्टिंग जो है ना, जितनी आपकी बेस्ट केस आउटकम थी उससे भी ऊपर है, तो थोड़ा तो प्रॉफिट बुक मेरे ख्याल से करना चाहिए ऐसी चीज़ों में। जी हम अच्छा, एक बार वो लेके आइएगा ओला इलेक्ट्रिक, जरा उसको देखते हैं। मतलब लिस्टिंग के बाद से लिस्टिंग हुई थी करीब 77 रुपये के आसपास, उसके बाद 95, उसके बाद 110। आज का इंट्राडे हाई जो इसने लगाया वो था करीब 129 रुपये। तो लगभग इसमें पैसा जो था वो दुगना हो गया था। क्या शानदार लिस्टिंग थी। लिस्टिंग शानदार नहीं थी, उसके बाद का चलन बहुत शानदार रहा। रुचित विकास इस वक्त फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ चुके हैं। रुचित जी नमस्कार, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। नमस्कार वीरेंद्र जी, नमस्कार सभी को। दो स्टॉक से खरीदारी साइड, बट मैं थोड़ा डिफेंसिव स्पेस पे हूँ, क्योंकि निफ्टी ने अपना जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था 50% रिट्रेसमेंट वाला, वो कल अब तक सरपास नहीं किया है। तो पहला पिक मेरा सिप्ला में रहेगा, जहाँ पे एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बना है। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूव, आई थिंक फार्मास्यूटिकल एक ऐसा स्पेस है कि जहाँ पे हम एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। तो सिप्ला में 1560 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह है। 1670 के अराउंड के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा पिक रहेगा आईटीसी। सो आईटीसी पिछले कुछ दिनों से एकदम शांत है, बट आप देखेंगे तो मार्केट्स की वॉलेटिलिटी में स्टॉक ने अपने इस कंसोलिडेशन में इमीडिएट सपोर्ट्स कोई भी ब्रेक नहीं किए। तो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन हुआ है पिछले कुछ समय में। अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, क्योंकि सपोर्ट्स काफी नजदीक है करंट लेवल से। सो अगर ये टाइम वाइज करेक्शन के बाद नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव का रिजम्पशन होता है, तो करंट लेवल से एक अच्छा मूव आईटीसी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो 488 के स्टॉप लॉस से आईटीसी में खरीदारी की सलाह रहेगी 508 से 510 के रेंज के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये हो गई रोचित की 2 ट्रेड्स। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स? नहीं, अनुज जी, वीरेंद्र जी, देखो ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम देखने मिल सकता है, बट स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारा यहाँ पे एक्शन देखने मिल सकता है। मेरा एक बाय और एक सेल कॉल रहेगा। पहला बाय तो रहेगा फार्मा से, और द फार्मा मुझे यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है। हमने हमारे क्लाइंट को भी ये काउंटर रिकमेंड कर चुके हैं। यहाँ पे मुझे लगता है 1570 के टारगेट के लिए और फार्मा को यहाँ पे बाय करके लेके जाना चाहिए। एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है, और लास्ट 2 दिन का जो अपसाइड का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 1490 के, उसके ऊपर ये भी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो नीचे में 1460 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1570 के टारगेट के लिए यहाँ पे और फार्मा बाय करना है। दूसरा मेरा सेल साइड रहेगा आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड यहाँ पे हमने नोट डाउन किया है कि 485 पे एक स्ट्रगल कर रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए। वहां पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है, तो 586 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे सेल कॉल लेके जाना चाहिए। मुझे लगता है नीचे की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है। 550 के आसपास का एक रिट्रेसमेंट मुझे लगता है आरईसी में आते हुए देखने मिलेगा, तो आरईसी सेल कॉल। विकास जी के भी ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे। कविता जी, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? या वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है एस्कॉर्ट्स कोबोटा यहाँ पर एक अच्छा बाय ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। ऑप्शन एक्टिविटी देखें तो 3700 पर अच्छा पुट राइटिंग हुआ है, इवन ऑन अपर स्ट्राइक प्राइसेस टू। सो 3758 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 3800 3825 आप एस्कॉर्ट्स पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3725 का। मेरे आप ऑप्शन के रूप से भी यहाँ पर बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 3800 का कॉल बाय करें फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 9505। स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 65 का। अनदर काउंटर कैश काउंटर होगा, दैट इज केफिन पर एक अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं, और ये स्पेस भी काफी बजिंग है। एज ऑफ नाउ 1048 के लेवल पर है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1085 1100 आप केफिन पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 1022 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, केफिन टेक्नोलॉजीज 1047 पे आपका बाय ट्रेड। राजेश जी, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? तो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो वोल्टास, एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड। यहाँ पे स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है वोल्टास में जो स्ट्रक्चर बने हुए ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 1630 1640 के अपसाइड के टारगेट के लिए वोल्टास पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1570 के आसपास। दूसरा स्टॉक कैश सेगमेंट से और उसमें ऑयल एंड गैस स्पेस से हमें ऑयल इंडिया यहाँ पे पसंद आ रहा है। ऑयल इंडिया ने अपनी वापस ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को रिगेन किया है। एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग के बाद स्टॉक में वापस काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन हमने देखी लास्ट 2-3 हफ्तों में। ऑयल इंडिया का स्ट्रक्चर जिस तरीके से बने हुए हैं, हमें लगता है यहाँ पे 730 740 की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 665 के आसपास। जी, एक बार अच्छा ये ट्रेड्स पूरे हो गए सभी विशेषज्ञों के आज के। इस बीच ओरेकल फाइनेंशियल्स को रखिएगा अपनी स्क्रीन पे, और विद आई थिंक बिट ऑफ टर्बुलेंस, थोड़ी बहुत टर्बुलेंस तो है, बट स्टिल एक क्लियर मैसेज है निफ्टी आईटी का कि मैं आज एक लीडिंग इंडिकेटर हूँ निफ्टी के लिए। मैं ही डाउन साइड रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, मैं ही थ्रस्ट जनरेट कर रहा हूँ। ओरेकल फाइनेंशियल्स रखिएगा। और जो निफ्टी आईटी है आज 39,292 पे इस वक्त अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। ये एक क्लियर ट्रैजेक्टरी होती है जहाँ पे बाकी आप वो अगर इंडेक्स ट्रेडेबल नहीं है तो शायद स्टॉक्स को कंफर्टेबली पिक कर सकते हैं। विकास, ओरेकल फाइनेंशियल्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त, या फिर कोई और मिड कैप आईटी स्टॉक जो आप चूज करना चाहें इस वक्त? जी, अगर ओरेकल फाइनेंस की बात करो तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहाँ पे देखने मिलेगा। जिस हिसाब से बीच में उसने हाई बनाने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया था, 50 डीएमए का अच्छा सपोर्ट ले चुका है काउंटर। मुझे लगता है वापस ये नई हाई की तरफ वापस जाएगा। 11,300 11,500 अपसाइड में एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल सकता है। तो मुझे लगता है ओरेकल फाइनेंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने मिलेगा। उसके साथ साथ अगर दूसरा आईटी सेक्टर में देखना है तो मुझे लगता है टीसीएस जो लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा है एक
to 7 ट्रेडिंग सेशन में हम देखना है कि स्ट्रगल कर रहा है 40 to 30 के आसपास का जो रेंज, अगर ये 30 के ऊपर जाता है, 40 to 30 के ऊपर आज का डेज है वापस ब्रेक करता है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है, जिसको ये ऊपर की तरफ 4320 तक अप मूव कर सकता है। नीचे में 4180 इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे टीसीएस में भी देखने मिल सकता है। तो मुझे लगता है टीसीएस में अगर ये वापस 30 के ऊपर आता है तो अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखा। चलिए अब थोड़ी सी मार्केट की लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ पहले मेहमान जुड़ गए हैं व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ आशीष सोमैया, जो इंडस्ट्री में 20 साल से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। एमएफ इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे हैं, इससे पहले मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में भी थे वो। उनसे जानते हैं मार्केट में इस समय क्या करना है। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। क्या करें मार्केट में अब इस समय, क्योंकि एक बड़ी रैली आई, फिर एक थोड़ी सी करेक्शन, अब थोड़ा सा न्यूज़ फ्लो जिस तरीके से हो रहा है, कभी ग्लोबल मार्केट की तरफ से कुछ आया था, कभी वो सेबी पर ही सीधा हिंडनबर्ग ने आरोप लगा दिया। ऐसे में आपका व्यू क्या रहेगा? सो अनुज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अगर ऐसे किसी भी ग्लोबल कारण की वजह से या ऐसे किसी भी इमेजिनेटिव कारण की वजह से अगर करेक्शन मिलता है तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि फिलहाल अभी थोड़े समय पहले तक तो सब वैल्यूएशंस की चिंता और वैल्यूएशंस की कंप्लेन कर रहे थे। लेकिन अगर जो कारण आप बता दें, समझो यूएस रिलेटेड कोई कारण है या जैसे ये हिंडनबर्ग वाला न्यूज़ था, ऐसा कोई कारण से अगर करेक्शन मिलता है तो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ओके, अच्छा अब एक तो बड़े टॉपिक्स की बात करते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट की बात हुई, यूएस मार्केट में दोबारा रिसेशन फियर की बात हो रही थी। लार्ज कैप आईटी पर अब आप क्या व्यू लेकर चल रहे हैं? सो अनुज जी, दो चीज़ें, पहले मार्केट के ऊपर और फिर मैं आईटी के क्वेश्चन। हाँ चलिए, पहले मार्केट की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, सॉरी। क्योंकि आपने यूएस की बात की, देखिए जैसे मार्च 2023 का अनुज जी जो हुआ वो एक अच्छा टेम्पलेट रहेगा ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि मार्च 2023 में जब ये सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, ये सब जब चीजें हुई तो ऐसा लगता था कि भाई फिर से लेमन क्राइसिस की तरह एक डोमिनो इफेक्ट होगा और अमेरिका की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें भारी क्षति पहुंचेगी। तो उनका मार्केट गिरा, उसके सिंपथी में हमारा मार्केट भी गिरा। आपको याद होगा 19,000 के लेवल से हम 16,700 तक आ गए थे मार्च 2023 में। तो जब ये होता है और जैसा आपने बताया रिसेशन फियर्स, तो तब भी यही था कि भाई अगर ऐसा लेमन क्राइसिस टाइप रिकरेंस होगा तो रिसेशन फियर्स तब भी आ गए थे वहां पे। और फिर बाद में मार्केट करेक्शन के बाद लोगों को लगता है कि भाई ठीक है यहाँ पे रेट कट्स होंगे, रेट कट होगा, डॉलर डेप्रिशिएट होगा, डॉलर डेप्रिशिएट होगा तो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज और खासकर रुपया, इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। और जनरली हमने देखा है कि भाई जब रुपये का रुख बदलता है विद सम लैग इफेक्ट, आपको एफआईआई फ्लोज भी देखने को मिलता है, केवल खाली इंडिया में नहीं, इमर्जिंग मार्केट्स में ओवरऑल। और पिछला 2.5-3 साल इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, इंडिया के लिए रिलेटिवली बेटर है लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स के लिए काफी खराब रहा है। तो अगर अमेरिका में अगर नेगेटिव न्यूज आती है, रिसेशन फियर्स आती है, तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में टेम्पररी वीकनेस हो सकती है, बट मैंने देखा है कि विद सम लैग इफेक्ट इमर्जिंग मार्केट का रुख बदलता है वहां से फिर। तो उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और आने वाले 2-3 महीने में अगर कोई नेगेटिविटी या करेक्शन आती है, तो खास करके अमेरिका की वजह से, तो उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए उनको। आशीष, वही प्रश्न पूछने, नमस्कार वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी जो अनुज टारगेट कर रहे थे आपकी तरफ वो है आईटी। अभी आपने अपनी कमेंट्री में यूएस का जिक्र बहुत किया, इस बार की अर्निंग्स आपको आईटी में कैसी लगी? और आईटी ही बार बार डाउन साइड रिस्ट्रिक्ट कर रहा है हमारा। एक बार के लिए खोला था इसने अभी हाल में, लेकिन एज ऑफ नाउ जून जुलाई की तेजी को स्पॉन्सर इसने ही किया था पोस्ट नंबर्स। आपका व्यू आईटी पे क्या है इस वक्त? सो वीरेंद्र जी, एक्चुअली बात यह है कि आईटी में मतलब हम लोग तो सिलेक्टिवली स्टॉक स्पेसिफिक अक्रॉस द बोर्ड इन्वेस्टेड हैं और एक बड़े कंपनी में भी इन्वेस्टेड है। और क्या है कि अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है कि जो हेडविंड्स थे पिछले 3 साल के, काफी हद तक हेडविंड्स रिसीड हो गए थे। दूसरी चीज ये भी है कि भाई अल्टीमेटली अगर इंटरेस्ट रेट्स है तो इंटरेस्ट रेट्स का एक फंक्शन डिस्काउंटिंग रेट भी होता है। देखिए इंटरेस्ट रेट्स को रिसेशन फियर्स, यूएस इकोनॉमी, इन सब चीजों को इंटरेस्ट रेट से जोड़ा जाता है, ये सही बात है, लेकिन इंटरेस्ट रेट एक तरीके से डिस्काउंटिंग रेट भी है। और आईटी कंपनीज जो जनरली अबव एवरेज पीई पे ट्रेड करती हैं, लॉन्ग जेस्टेशन जिनके कैश फ्लोज हैं, इंटरेस्ट रेट गिरने से उनके री रेटिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पहली बात यह है कि इट है, पिछले 2-3 महीने में जब भी बात हुई है कि भाई कॉन्ट्रा कॉल बन गया था एक तरीके से, कॉन्ट्रा कॉल पे देखना चाहिए, इस तरीके का भी डिस्कशन हुआ। तो एक तरीके से कॉन्ट्रा कॉल, दूसरा हेडविंड्स कम होना, खास करके इंटरेस्ट रेट्स कम होने की जो संभावना है वो। और तीसरा चीज मैं ये बोलूंगा कि स्टॉक सिलेक्शन बेसिस पे, जैसे समझो ऐसी आईटी कंपनीज है जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को
सर्विस करती हैं। जैसे हमारे पोर्टफोलियोज में काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो BFSI टारगेटेड IT है, स्मॉल कैप हो सकता है, मिड कैप हो सकता है, तो काफ़ी डाइवर्स सेक्टर है। काफ़ी समय से इसको कॉन्ट्रा कॉल के तरह देख रहे हैं हम लोग, और बॉटम अप बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन भी हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक आशीष जी प्रश्न जोड़ना चाहूँगा। मैं सेक्टर से बात करता, लेकिन अभी क्योंकि आपने कहा कि जो आपका ये आंसर था उसमें से मैं आई थिंक जो कंक्लूड कर पा रहा हूँ, क्या वो इन्वेस्टर्स जो कि म्यूचुअल फंड के थ्रू इस बाज़ार को अप्रोच करते हैं, इस वक्त फोकस्ड फंड पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ शिफ्ट हो जाए अगर फ्रेश एलोकेशन करना है तो? आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस पर? फोकस फंड्स की कैटेगरी का मतलब अगर आप देखें तो अनुभव मिक्स्ड रहा है। मैं हमेशा लाइटर नोट पे बोलता हूँ कि भाई फोकस फंड्स अच्छे होते हैं, लेकिन डिपेंड्स व्हाट यू फोकस ऑन, तो रिटर्न तो वहीं से बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मार्केट है वो पिछले 2-3 साल से कुछ ना कुछ लेबल्स, कुछ ना कुछ थीम्स या कुछ ना कुछ मैक्रो ड्राइवर्स के बेसिस पे चल रहा था, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी पिछले 2-3 महीने में ये जो मैक्रोज में चेंज होने की फिर से बात हो रही है, खास करके US रिलेटेड और इंटरेस्ट रेट रिलेटेड, तो मार्केट में एक रोटेशन का अच्छा खासा पॉसिबिलिटी है। आपको पिछले 2-3 महीने के परफॉर्मेंस, जैसा आपने खुद जिक्र किया कि भाई IT रैली को IT ने स्पॉन्सर किया, आपको किसी कभी कभी आप देखिए बीच में फार्मास्यूटिकल्स, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 2-3 महीने पहले हमने एक फार्मा फंड लॉन्च किया था। सबकी नज़र डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल पे है, लेकिन आपको जान के सरप्राइज होगा कि फार्मा फंड का भी पिछले 3 महीने का रिटर्न डिफेंस फंड के मुकाबले में कंपेरेबल में है। सो मार्केट में क्या है कि ये इंटरेस्ट रेट्स और मैक्रोस के चेंज के अंदेशा होने से मार्केट का अंडर करंट भी चेंज हो रहा है, सेक्टर्स में भी रोटेशन हो रहा है। तो बोलने वाली बात यह है कि इस तरफ इस समय पोर्टफोलियो ब्रॉड बेस्ड, डाइवर्सिफाइड और ब्लेंडेड होना चाहिए, ना कि फोकस्ड होना चाहिए। क्योंकि और अगर पोर्टफोलियोज में पिछले 2-3 साल में जो चला, अगर वो ओवरलोडेड है, तब तो मार्केट रोटेशन में अंडर परफॉर्मेंस की ज्यादा रिस्क बनती है। तो आई थिंक पोर्टफोलियो अभी पिछले 3 साल में जो बहुत चला है वहां से हटके जो चीजें नहीं चली हैं उसके फेवर में पोर्टफोलियो को एक्चुअली रीबैलेंस करना चाहिए और ब्रॉड बेस करना चाहिए। ओके, बिल्कुल। अच्छा, अब एक जो टॉपिक मेरे दिमाग में फ्रेश है वो है PSUs। मतलब PSU में भी काफ़ी बास्केट्स हैं, लेकिन बहुत पैसा बनाया डिफेंस ने, बहुत पैसा बनाया रेलवेज ने, कुछ हद तक PSU बैंक चले, वो चलना बंद हो गए, अब एनर्जी स्टॉक्स चल रहे हैं PSUs में। आपके पोर्टफोलियो में हैं क्या PSU स्टॉक्स, और क्या व्यू है आपका? सो अनुज जी, हम लोग के पोर्टफोलियोज, जैसे मैंने अभी थोड़े समय पहले जिक्र किया, पोर्टफोलियोज हमारे पूरे ब्लेंडेड है, किसी एक तरफ से टिल्टेड नहीं है। तो म्यूचुअल फंड्स जो है हमारे, वो पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर, ग्रोथ वर्सेस वैल्यू, सारे के सारे फैक्टर्स को बैलेंस करते हुए चलते हैं। तो जरूर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में भी एक्सपोजर है हमारा, लेकिन इसमें चूजी या सिलेक्टिव होने की जरूरत है। देखिए पिछले थोड़े समय में क्या हुआ है कि भाई ऑर्डर बुक्स पे सब चलने लगा है। अभी 2006, 7, 8 में भी हम सब थे बाजार में, हमने देखा है कि ऑर्डर बुक पे जब मार्केट चलता है, फिर अल्टीमेटली लंबी अवधि में तो फ्री कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो का कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर कितना इंक्रीमेंटल रिटर्न है वो अल्टीमेटली मैटर करेगा। तो ये ऑर्डर बुक्स को, जैसा मैंने सोशल मीडिया वगैरह पे या कहीं इन्वेस्टर ग्रुप्स में मैं देखता हूँ कि लोग कंपाइलेशन भेज रहे एक दूसरे को कि भाई कौन सी कंपनी का कितना बड़ा ऑर्डर बुक है। अब अगर इस चीज के ऊपर डिसीजन मेकिंग होने वाली है, तब तो आई थिंक लोगों को सावधान रहना चाहिए। और ये ऑर्डर ओके, बुक वाला जो मामला है वो 2006, 7, 8 में भी हमने देखा, वो कोई कंपनियां किसी के पोर्टफोलियो में है नहीं अभी। तो आई थिंक वो एक रिस्की चीज है। आई थिंक उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। और मेरा, जैसा मैंने पहले भी वीरेंद्र जी को बताया, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में एक सेक्टर रोटेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो रेयरव्यू मिरर से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ऑल राइट, आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि ट्यूसडे है, हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। आइए उनसे समझते हैं कि टेक्निकल सेटअप और कमाई वाली कॉल्स इस समय कहाँ पर हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। तो अब इंडेक्स पर क्या व्यू प्ले हो रहा है, क्योंकि वो आपका जो पिछला व्यू था वो एकदम सटीक बैठा, अब लोग जानना चाहते हैं कि अब आपकी नज़र कहाँ पर है, किन लेवल्स पर नज़र रखें? पहले मार्केट की बात कर लेते हैं, फिर सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। तो आइए, आपको मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से शुरुआत करता हूं। पीसीआर से अनुरोध है थोड़ी देर के लिए मेरी स्क्रीन को शेयर रखें। आप ये देखिए कि निफ्टी की जो आवरली चार्ट है, इसमें
अगला रेजिस्टेंस है 24,660 का, और जैसे ये 24,660 क्रॉस करेगी तब हम इसके ऊपर में बड़ा व्यू लेंगे 25,500 वाला। 25,500 एक संभावना है, और इस बाजार में जहां नेगेटिव सेंटिमेंट्स, नेगेटिव न्यूज और रोज कुछ ना कुछ छिटपुट छेड़छाड़ हो रही है, तो बिगड़े हुए वातावरण के अंदर में वातावरण कभी भी ट्रेडर को सपोर्ट नहीं करता, उसके उल्टा चलता है। मार्केट का काम है जो इंटेलिजेंट इंसान के दिमाग में महज उसकी इंद्रियों से जो कुछ आने वाला है, बाजार उसका उल्टा करवा देगा, क्योंकि सबके पास वो इंद्रियां हैं। बाजार का माहौल बिगड़ा हुआ है और रैली बन रही है, तो 24,650 तक की एक रेजिस्टेंस को मैं कुछ दिनों के लिए देख रहा हूं। तो चुनौती ये है अनुज कि बड़ी छुट्टियों को देख करके 24,650 आ भी गया, लोग अपना माल छोड़ के चले गए, तो हो सकता है जब तक हम मंगलवार को वापस रीअसेंबल करें, अमेरिका का मार्केट काफी तेज हो चुका होगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशंस को लेना बेहतर है। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी बिल्कुल शातिर ट्रेडर्स का काम है, जो नाक से देखते हैं मार्केट को, आंख से नहीं, मैंने इंट्यूटिव ट्रेडर्स का मार्केट है। बैंक निफ्टी की चार्ट अगर आपको मैं दिखा पाता हूं, तो तकरीबन वही पिक्चर बैंक निफ्टी में भी बना हुआ है कि एनी टाइम आपसे मेरी वार्ता समाप्त और ये मार्केट पूरा रैली करने लग जाए, तो इंट्राडे में अगर आप देखो बैंक निफ्टी का लेवल 50,615 के ऊपर चलते ही हमारी बाई ट्रिगर हो जाएगी। 51,200 का अगला टारगेट, रेजिस्टेंस समझ लो आप, टारगेट शब्द गलत होता है, और 51,200 के बाद 51,700। अभी मैं इतनी रेंज को लेके चल रहा हूं, पर किसी कारणवश जब भी 51,700 क्रॉस हो जाएगा, वो अगले सप्ताह किसी टाइम होगा, तो उसके बाद कहाँ जाके रुकेगा ये बाजार ऊपर, अभी कल्पना करना गलत है। ओके, कल्पना करना गलत है। अच्छा सुशील जी, मैं आपके पर्टिकुलर कॉल्स पर आऊँगा, लेकिन एक ओपन एंडेड क्वेश्चन आपके लिए। अब अदानी ग्रुप स्टॉक्स में क्या करना है? मैं ये इस क्वेश्चन को थोड़ा इसलिए पूछ रहा हूँ कि संडे को ही हमने बात की थी, और अब थोड़ा सा एक MSCI का भी एक शायद एम्बार्गो हटा है, लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन है, अगर अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर पहली बात तो क्या आप अभी भी लॉन्ग हैं, और दूसरी बात, अब यहाँ पर कौन से स्टॉक आपको अच्छे लगते हैं, कौन से स्टॉक खराब लगते हैं? अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पे हम देखिए, अगर पीसीआर चार्ट दिखा पा रहा है, तब तकरीबन लो में पकड़ लिया था इनको, ट्रेडिंग लो पे आके, और उसके बाद इस ड्रॉप में भी हमने और पोजीशंस ऐड करवाई है अपने क्लाइंट्स को, और जो न्यूज का फ्लो भी है, मतलब अडानी से रिलेटेड 4-6 लाइनें लिख दी, उस व्यक्ति ने आके बाजार में शरारत करी जिसने पहले अडानी के साथ हंगामा मचवाया था। तो सिर्फ उस बात के लिए जो कल वीकनेस एक टेम्पररी आनी थी, कमजोर आदमी का माल कटना था, हमारी रीडिंग यही है। रॉन्ग राइट अपनी जगह होगा जब उसके स्टॉप लॉस लगेंगे, और अडानी विलमार हो, अडानी पोर्ट्स हो, अडानी एंटरप्राइजेस हो, इवन गुजरात अंबुजा सीमेंट, जहां हम सीमेंट के एक सेक्टर पे थोड़े से बहुत चूजी हो गए हैं कि सीमेंट का सेक्टर बहुत रन कर चुका है और बहुत ही सिलेक्टिव काम करना है, इसमें दोनों तरफ धोखे हैं। इवन गुजरात अंबुजा सीमेंट में भी बाई का ट्रिगर है, तो आप करीब करीब मान लो 10 में से 8 अडानी के स्टॉक्स पे हमारा बाई का ट्रिगर है, 2 पे हम देख रहे हैं क्या होता है। कोई परिवर्तन नहीं अडानी के स्टॉक्स में। छेड़छाड़ जो आनी थी आ गई, मच्छर काट के चला गया, बर्नॉल लगाने की कोई जरूरत नहीं। सुशील जी, एक स्टॉक पे हमारी पहले भी बात हुई है, बलरामपुर चीनी। आज आपसे बात करते करते 515 पे ये अपने करियर हाई पे खड़ा है, रिविजिट कर रहा है अपने मार्च 2022 के हाई को। इस पर आपका टेक, अगर आप चार्ट्स देख पा रहे हो इस वक्त तो? देखिए, चार्ट देख भी लेते हैं और आपको दिखा भी देते हैं। तो अब अगर ये बलरामपुर चीनी ने ये जो अभी अपने रेजिस्टेंस जोन के करीब है, तो यहाँ से जब भी एक रिवर्सल मिलेगा, देखिए यहाँ पे कुछ मीठा हो जाए। हमारी जो रिपोर्ट आई थी कि अगले 6 महीने में अंट पैसा बन जाएगा शुगर स्टॉक्स में, 350 वाला 515 हो गया। हद से ज्यादा शुगर खाने से भी तो डायबिटीज होती है, जी घबराता है, चक्कर आते हैं। तो अगर जब भी टेक प्रॉफिट का सिग्नल आएगा, छोड़ देंगे। 450 की कोई फोरकास्ट नहीं, पर संभावना है कि वहां तक भी अगर मिल सकता है तो मुनाफा खाया हुआ रहेगा, तब लेंगे। आप चीनी को खाओगे नहीं टाइम पे तो उसको चींटी खा जाएगी, तो पुलबैक में इसको और लेंगे, जिसके बाद अभी भी धारणा यही है कि इसको 600 तक जाना है अंतोगत्वा। पर अब एक बार ओवरबॉट हो रहा है, और प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे। जिस दिन भी कोई टेक प्रॉफिट का सिग्नल आएगा उस दिन हम बेचेंगे, जिससे कि क्या पता हमें वापस 50-60 रुपया नीचे मिल जाए और हम उसको लेकर वापस 600 में बेचने की कोशिश करें।
अच्छा, एक आपकी कमेंट्री में लास्ट टाइम एक स्पेस का जिक्र हुआ था, वो था मीडिया स्पेस। अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपने गहन वर्क और भी किया होगा उस पर। मीडिया स्पेस में आपका व्यू क्या है? अमूमन एक स्ट्रॉन्ग फेस से जब एफएमसीजी गुजरता है तो मीडिया भी अच्छा करता है। मीडिया पर आपकी रीडिंग क्या है इस वक्त? देखिए, मीडिया स्टॉक्स पे कोई भी व्यू चेंज नहीं है 3 महीने के हॉराइजन पर। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के गेम्स अपनी जगह पे हैं, टाइम टू टाइम मुनाफा बुक करना पड़ेगा, फिर से री एंट्री लेनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे अगर आपको मैं पीवीआर की चार्ट दिखाऊं, इसमें इतनी पोजीशन बनाई है कि मौके पे 1450 हो जाए तो जी नहीं घबराए, और लेने की ताकत हो आपके पास। तो उस हिसाब से अगर ऊपर आप थोड़ा सा टेम्पररी मुनाफा बुकिंग कर लेते हो, इवेंचुअली 1670-80, फिर वहां से वापस टेक प्रॉफिट, और हो सकता है बहुत बड़े भाव बन जाए इसके। आपके ग्रुप के जो दोनों स्टॉक्स हैं उन पर हमारी स्ट्रांग बाई है हमारे क्लाइंट्स ने। देखिए, हम जो कुछ भी रेकमेंड करते हैं एक चीज क्लियर पहले कर देना जरूरी है, क्योंकि माहौल आजकल सोशल मीडिया रेगुलेटर को लोग कंफ्यूज करते हैं। हम पेड सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो हमारा धर्म है, दायित्व हम पहले अपने क्लाइंट्स को दिलवाएंगे जो दिलाना है, वो ले नहीं ले उनकी मर्जी है। और उसके बाद जब उसकी यूटिलिटी वैल्यू की सारा रिकमेंडेशन कंज्यूम हो गया, 10-15 दिन बाद हम मीडिया में उसको बोलते हैं, क्योंकि उनका अधिकार है पहले उनको मिले। तो पीवीआर है या आपके बालाजी टेलीफिल्म्स है, छोटे वाले सारे मीडिया के स्टॉक्स हैं जिसको जैसी वॉलेटिलिटी हैंडल करने की श्रद्धा हो। मीडिया के सेक्टर में कोई भी बाई नहीं है, घूम फिर के सारे मीडिया एंटरटेनमेंट में सेल नहीं है, सारे के सारे बाई हैं। और हो सकता है जंबो परफॉर्मेंस आपके ग्रुप की भी दोनों कंपनियों का आ जाए। जी टेलीफिल्म और डिश की भी चार्ट बहुत ज्यादा दिनों से दबी पड़ी है, मतलब कभी ना कभी तो हाथी इस पे से पांव उठाएगा, बेचारे बिल्कुल पिसे हुए पड़े हैं। शूट अप आएगा तो इतना फास्ट आ जाएगा कि लेने नहीं मिलेगा। तो मीडिया पे हम बिल्कुल स्ट्रांगली बुलिश पैटर्न्स पे बरकरार बने। ओके, चलिए थोड़ा सा मैं होप करूँगा कि आप सीएनबीसी आवाज़ के व्यूअर्स के लिए भी मतलब कुछ कॉल्स सेव करके रखें। नहीं, अपने क्लाइंट से बोलते हैं कि थोड़ा सा एक दोस्ती यारी में थोड़ा सा एक दोस्ती यारी भी है, पर उसमें जितनी हिपोक्रेसी है कि अपने क्लाइंट्स को दिला के दे दिया, तो पहले डिस्क्लोजर करना जरूरी है। नहीं वो बिल्कुल नहीं डिस्क्लोजर होना जरूरी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कभी कभी एक आध कॉल ऐसी हो जाए जो सबसे पहले सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पे जाए, मैं उसकी बात कर रहा था। नहीं कि हम ये बीटीएसटी बाई टुडे सेल टुडे बाई टुमारो वाले तमाशों में पड़ते नहीं। नहीं वो मैं उसकी बात नहीं सुशील जी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसलिए क्या है, नहीं देखिए 5 दिन 10 दिन बाद भी आपके पास वो कॉल आते हैं ना, उनमें मलाई बाकी होती है। नहीं वो ठीक है। देखिए सुशील जी तो इस देश में ना हर तरीके के ट्रेडर हैं, तो किसी के बारे में मतलब बीटीएससी ट्रेडर भी है, एसटीबीटी ट्रेडर भी है, डे ट्रेडर भी है, पोजिशनल ट्रेडर भी है। खैर एनीवे, एक ब्लैंक क्वेश्चन आपके लिए, ब्लैंक चेक क्वेश्चन आपके लिए। तीन चार स्टॉक्स अगर आपको कोई इस समय किसी भी सेक्टर में कोई, इसमें मैं आपको पिन डाउन नहीं कर रहा हूँ कि इसी सेक्टर से बताइए, आपकी चॉइस, पूरा 6000 स्टॉक्स आपके सामने है, कोई 3-4 स्टॉक जो इस समय आपको रॉकेट स्टॉक्स लग रहे हैं। चलिए, तो पीसीआर से अनुरोध है 2 मिनट के लिए मेरी स्क्रीन को दिखा दें। देखिए, जो एंजल ब्रोकिंग का चार्ट है, जो ट्रायंगुलर पैटर्न यहाँ कंक्लूड होने के पॉइंट पर है, हमने अपने क्लाइंट्स को अपनी आधी पोजीशन एक्यूमुलेट करने की सलाह दी हुई, एक्यूमुलेशन चल रहा है। और जिस दिन ये ऊपर वाली येलो लाइन को क्रॉस कर जाएगा 2300 को, तो फिर एट मार्केट बाई करके पोजीशन को क्लोज कंप्लीट किया जाए। हमें 4300 तक की चाल दिखती है, 2100 का स्टॉक है अभी। और इसके सिवाय हिंदुस्तान कॉपर में हमें बड़ी चाल दिखती है, हिंदुस्तान जिंक में बड़ी चाल दिखती है। उसकी रीजन ये है अनुज कि बहुत तरह के चार्टिस्ट हैं। एक तरफा कॉपर में तेजी का व्यू जो देखिए, माइक्रो पहले कॉपर फ्यूचर्स को आप देख लो, ये एक्सट्रीमली शार्प फॉल जो आया और अगेंस्ट द क्राउड की भैया कॉपर एक तरफा तेजी चलेगी, और ये 25-27% का फॉल आ चुका है। अब कॉपर यहां से घूम रहा है, और इसके बीच में हिंदुस्तान कॉपर की चार्ट पहले ही भागने को तैयार हो गई है। ये देखिए आप हिंदुस्तान कॉपर की चार्ट, जैसे ही आज के हाई को क्रॉस करती है हिंदुस्तान कॉपर, हमारा 450 का कॉल आ जाएगा, 450, 460 तक का। और एक चार्ट चलते चलते मैं आपको और दिखा जाऊं, हिंदुस्तान जिंक, ये देखिए हिंदुस्तान जिंक की चार्ट अब आ गई। ये देखिए कितना सुंदर ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, एंजल ब्रोकिंग के ही जैसा। 640 के ऊपर चले तो हमने अपने क्लाइंट्स को सलाह दी हुई है, डिलीवरी उठा के बैठ जाओ, 1000 रुपए तक काटेंगे। तो अनुज, मैं हमेशा पैटर्न्स इसलिए दिखाना चाहता हूं कि 55 साल की उम्र हो गई काम करते करते, बेदाग जीवन जिया है तो बेदाग काम करना है। इसीलिए मैं बीटीएसटी वगैरह कॉल्स आपके साथ नहीं डिस्कस करते, कंट्रोवर्सी कर देते हैं लोग।
बढ़िया पैटर्न है, पैटर्न को समझिए, पैटर्न के साथ काम कीजिए, पैसा बनेगा। चलिए ठीक है सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन।